तब बच्चा पार्टी कैसे आप लोग। तो इस स्लाइड में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो हीट भी जनरेट होता है, लाइट भी होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं आप साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो अभी हम लोग को जो मैग्नेटिक इफेक्ट है दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, तो तत्काल हम लोग बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है, उसका कॉज क्या है, और हीटिंग इफेक्ट जब होता है तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्या उसका एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, उस पर कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स है या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो हम लोग आपको पहले से बता रखा है कि जब करंट पास होता है तो कोलिजन होता है। किसमें कोलिजन होता है, चार्ज पार्टिकल में और एटम्स में। या यहाँ पे इस चैप्टर में चार्ज पार्टिकल में मेनली हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना था। तो जब करंट फ्लो होता है मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, मेटल से वो टकराता है। तो जहाँ पे कोलिजन होगा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होता है ना। आप ठंडे के मौसम में ऐसे करते हो ना, आप क्या करते हो, यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण आप हीट जनरेट करते हो। फ्रिक्शन मतलब जब दो चीज़ एक दूसरे पे घिस रहा है ना, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। जहाँ पे फ्रिक्शन होगा वहाँ पे तीन चीज़ आने का अपार संभावना रहता है ना। मैं ये नहीं बोला तीनों चीज़ आएगा, तीन आ सकता है, तीन में से एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीनों आ सकता है ना। हीट, साउंड, लाइट। जैसे आप पत्थर पे मारोगे, पत्थर को पत्थर पे तो क्या आता है, हीट आता है, चिंगारी निकलता है, आप देखते हो है ना। लाइट भी आता है और साउंड भी आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड एटम के कारण क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है और फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो रहा है। तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड एटम। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या फ्रिक्शन बोल दो, उसी को आप कोलिजन बोल दो, क्या ना, इट इज द कोलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड एटम्स। तो चार्ज के फ्लो के कारण ही रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है, और रेसिस्टेंस के कारण ही आप बोल सकते हो क्या, हीटिंग इफेक्ट होता है। तो इसका जो फॉर्मूला था हम लोग क्या देखे थे, हीट कितना प्रोड्यूस होता है, I²RT, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इसका रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, कोलिजन। किसके किसके बीच में, बिटवीन चार्ज पार्टिकल और किसके बीच में, एटम्स। ठीक है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये काफ़ी छोटा चीज़ था समझने के लिए। अब है कि हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो हम लोग पहले एडवांटेज का चर्चा करते हैं। तो जितना हम लोग का जो हीटिंग डिवाइसेस होता है घर में हम लोग यूज करते हैं, जैसे गीजर हो गया, हीटर हो गया, पानी गर्म करने का जो रॉड होता है वो हो गया, या ऐसे भी कोई हीटिंग डिवाइसेस है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट का यूज करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये हम लोग का एडवांटेज हो गया। उसी तरीके से डिसएडवांटेज क्या होता है, जहाँ पे आपको हीट प्रोड्यूस नहीं करना है, अगर वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे डिसएडवांटेज है ना। वहाँ पे बिजली का खपत हो रहा है बिना मतलब के, है ना, हम लोग को बिल पे करना पड़ा लेकिन उसका यूज नहीं है। जैसे हम लोग ट्यूबलाइट जलाते हैं या हम लोग ऐसे कोई बल्ब जलाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को लाइट का जरूरत पड़ता है। वहाँ पे हम लोग ये नहीं चाहते कि बल्ब से हीट पैदा हो, लेकिन वहाँ से क्या होता है, लाइट भी मिलता है हम लोग को और हीट भी मिलता है। तो वहाँ पे हीट एक डिसएडवांटेज की तरह हम लोग देखते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे हीट का आवश्यकता नहीं है। तो हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। तो आपको एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है कि बोलता है जो हीटिंग डिवाइसेस है उसमें हम लोग एलओआई क्यों यूज करते हैं, है ना। हीटिंग डिवाइसेस में एलओआई क्यों यूज करते हैं, पहले हम लोग समझते हैं एलओआई क्या होता है। तो जब भी आप एक से ज़्यादा मेटल को मिक्स करते हो, है ना, डिफिनिट प्रोपोर्शन में उसका कुछ कंपोजिशन करके जब बनाते हो तो उसको बोलते हैं एलओआई। तो एलओआई का एग्जांपल आप लोग जानते हैं, जैसे कॉन्स्टेंटाइन हो गया, नाइक्रोम हो गया। एलओआई का एग्जांपल क्या है, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ नाइक्रोम, और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ कॉन्स्टेंटाइन। अब बात को समझिए, है ना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन का क्वेश्चन आता है। तो हीटिंग डिवाइस जो होता है उसमें हम लोग मेटल यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे आप एलओआई यूज करते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई डू वी यूज एलओआई इन हीटिंग डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ मेटल। ठीक है, आप हीटिंग डिवाइसेस में मेटल यूज करोगे उसमें भी करंट पास करेगा, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ करंट। उसी तरीके से अगर आप एलओआई भी यूज करते हो हीटिंग डिवाइसेस में, उसमें भी करंट पास करेगा। तो बोला जाता है आपको कि एलओआई ही क्यों यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में। तो उसका आंसर जनरली बुक में या आपको ऐसे बहुत सारे टीचर भी बता देंगे, बिकॉज एलओआई हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट,
है ना, क्योंकि एलवाई का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है कि जब हीटिंग डिवाइसेस में आप एलवाई यूज करोगे तो हीटिंग डिवाइसेस है, डिवाइस ज़्यादा गर्म होगा और ज़्यादा गर्म होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होगा तो पिघल जाएगा। तो ये जो बात है ये आधा सही है। देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ, समझिए इस चीज़ को, है ना। मेटल अगर यूज करेंगे तो मेटल का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ऐसा नहीं कि आप मेटल का कोई डिवाइस बनाओगे तो मेटल बहुत जल्दी मेल्ट कर जाएगा, गल जाएगा, है ना। तो जिस तरीके से एलवाई का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उसी तरीके से मेटल का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तब इसका क्यों यूज करते हैं, दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई है कि एलवाई ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और जो ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वही ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। देखिए जो है ना हीट जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस ज़्यादा तो हीट ज़्यादा, और हीटिंग डिवाइसेस में हमें हीट की ज़्यादा जरूरत है ना। तो उस समय अगर आप मेटल यूज करोगे तो मेटल का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम। एलवाई का जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है ज़्यादा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एलवाई क्यों यूज करते हैं, ठीक है। एलवाई का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि एलवाई प्रोवाइड्स हायर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए, है ना। इसको पॉइंट्स बना के आप नोट बनाते हो उसमें अच्छे से इसको मार्क करोगे, लिख दोगे, ठीक है। तो अब आपसे पूछ सकता है कि ठीक है ये दोनों एलवाई है तो ये दोनों क्या चीज का बना हुआ है, तो आप नाम से क्लियर कर सकते हो। देखिए इसको क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नाइक्रोम है तो यहाँ पे निकेल है, इसमें क्या क्या है, इसमें निकेल, और क्या है नीचे से क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम इसको देखिए जरा, कॉन्स्टेंटाइन, कॉपर, और इसमें भी क्या होता है, निकल होता है। इस दोनों का क्या कंपोजिशन है मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं, है ना। तो आप थोड़ा सर्च करेंगे इस पे कि नाइक्रोम में कितना परसेंट निकल है, कितना परसेंट क्रोमियम है। उसी तरीके से कॉन्स्टेंटाइन में कितना परसेंट कॉपर है, कितना परसेंट निकल है। तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको सर्च करेंगे। तो ये हम लोग का छोटा सा टॉपिक है। और अगर इसे पूछेगा कि हीट जनरेट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट जनरेट है वो किस पे डिपेंड करता है, देखिए किस पे डिपेंड करता है, करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस के वैल्यू पे डिपेंड करता है, और जितना देर के लिए आपका सर्किट ऑन है उस टाइम पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है, अब ज़्यादा देर के लिए सर्किट ऑन रहेगा तो ज़्यादा देर तक कोलिजन होगा, ज़्यादा देर तक कोलिजन होगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका, तो मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक देख रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूज के बारे में, है ना। तो फ्यूज का काम क्या है, फ्यूज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्यूज का एडवांटेज है क्या ये देखना है, क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज भी एलवाई का बना हुआ होता है ना। तो एलवाई का फ्यूज हम इस प्रकार से बनाते हैं कि इसका टेम्परेचर हम फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लो एक फ्यूज हम यहाँ पे बनाए, है ना, फ्यूज लगा हुआ रहता है, आप कंप्यूटर पे में देख सकते हो, है ना। आप ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, टीवी में फ्यूज रहता है, तो आप लोग जानते हैं फ्यूज के बारे में। ऐसे हम लोग अपने घर में भी फ्यूज बना लेते हैं अपने खुद से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज एक एलवाई होता है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट हम लोग पहले से फिक्स करके रखे हुए होते हैं। क्या इसका फिक्स करके रखते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फ्यूज है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग फिक्स करके रखे 80 डिग्री सेल्सियस। तो फ्यूज क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसमें करंट जाने से पहले फ्यूज से हम लोग करंट पास करवाते हैं। ध्यान से सुनिएगा ना, करंट आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पास करने से पहले हम लोग फ्यूज से पास करवाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके टीवी में करंट चाहिए जाने के लिए, है ना, टीवी को स्टार्ट होने के लिए, तो टीवी से पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा फ्यूज लगा देंगे कि करंट टीवी में फ्लो करने से पहले किससे फ्लो करना चाहिए, फ्यूज से फ्लो करना चाहिए। अब जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल अगर कोई कंपोनेंट भी है या कोई डिवाइस भी है, तो उसमें क्या हो रहा है कि मान लो आपके टीवी को 5 एम्पियर का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, मतलब 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट टीवी को नहीं चाहिए। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर टीवी में पास करेगा तो हो सके आपका टीवी खराब हो जाए। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हम लोग का टीवी खराब हो जाए। तो इस फ्यूज को हम ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि जब भी अगर इससे 5 एम्पियर का करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो रेसिस्टेंस के कारण क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर हो जाएगा और ये फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। और जब फ्यूज यहाँ से मेल्ट कर गया तो इस डायरेक्शन में आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा। और जब करंट का फ्लो रुक जाएगा तो आपका जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो सेफ हो जाएगा। तो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज करंट के वैल्यू को लिमिट करता है, ये भी बात सही है। करंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिवाइस को खराब होने से बचाता है, ये भी सही बात है। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्यूज क्या चीज का बना होता है, तो फ्यूज बना होता है एलवाई का। कौन से एलवाई का, ये डिपेंड करता है कि फ्यूज का वैल्यू कैसा हम लोग को डिजाइन करना है। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है कि फ्यूज का एलवाई कौन सा होता है, ये डिपेंड करता है आप कैसा फ्यूज बना रहे हो।
करंट जो फ्यूज है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। करंट पास करेगा, हीट इसमें फ्लो होगा, हीट का वैल्यू हम लोग लिमिट किए हुए हैं, अगर एक खास वैल्यू से करंट ऊपर जाएगा तो हीट भी ज़्यादा होगा, और जी हीट ज़्यादा होगा तो आपका फ्यूज क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस को क्या कर लेगा, सेव कर देगा, वो बचा लेगा उसको, है ना। तो ये छोटा सा था फ्यूज। फ्यूज का बहुत सारा वैल्यू आता है मार्केट में ना, 1 एम्पियर का फ्यूज, 3 एम्पियर का फ्यूज, 5 एम्पियर का फ्यूज, जैसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, उस हिसाब से फ्यूज हम लोग उसमें डिजाइन करके लगाते हैं। अब है कि फ्यूज का क्या एडवांटेज है, आपसे पूछेगा फ्यूज का एडवांटेज क्या है, तो फ्यूज का एडवांटेज है कि इट सेव्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्रॉम डैमेज, है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को डैमेज होने से बचाता है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, इट लिमिट्स द वैल्यू ऑफ करंट, है ना। ये करंट के वैल्यू को क्या करता है, लिमिट करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था, है ना। अब हमको पढ़ना है एक छोटा सा टॉपिक, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, सुने होंगे आप लोग, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को मैं समझा रहा हूँ आप लोग, है ना। एक छोटा सा ऐसे बल्ब लगा लेते हैं और ये बैटरी लगा लेते हैं, छोटा सा सर्किट आपको समझाने के लिए। ये प्लस है माइनस है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा और बल्ब से पास होगा, बल्ब में रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है तो बल्ब क्या करेगा, लाइट करेगा, बल्ब जलेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को हम टच करवा दे रहे हैं और बीच में कोई ऐसा डिवाइस नहीं आ रहा है जिसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर ये बल्ब को हटा के अगर इस वायर को आप डायरेक्ट इस वायर में कनेक्ट कर दोगे, बल्ब को अगर हटा दोगे तो उस समय हम बोलेंगे कि सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगर पॉजिटिव वायर है, निगेटिव वायर है, यहाँ पे जो दो कनेक्शन आप दे रहे हो, अगर बिना कोई ऐसा डिवाइस बीच में जोड़े हुए जिसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू हाई है, अगर आप दोनों को टच कर देते हो तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। जैसे हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, एक वायर जो हम लोग रेड कलर से लाए थे वो था लाइव वायर, और जब बिजली यूज होने के बाद जो वापस जा रहा था वो था न्यूट्रल वायर। और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में हम लोग क्या रख रहे थे, बीच में हम लोग रख रहे थे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम लोग को यूज करना है ना, फ्रिज यूज करना है, या आपको टीवी यूज करना है, पंखा यूज करना है, बल्ब यूज करना है। लेकिन अगर आप लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दोगे आपस में बिना बीच में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाए हुए, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट को न्यूमेरिकली देखिए क्या हो रहा है, हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। तो जब भी आप शॉर्ट सर्किट करते हो तो रेसिस्टेंस का वैल्यू सर्किट में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना, नियर बाई जीरो हो जाता है। और हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू रीच कर जाएगा इन्फिनिटी के। और जब करंट का वैल्यू इन्फिनिटी को रीच कर जाएगा तो हीट कितना पैदा होगा, I स्क्वायर RT होता है नहीं, तो हीट इतना ज़्यादा पैदा हो जाएगा कि सर्किट में आग लग जाएगा, सर्किट को गलाने लगेगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट का अगर आपसे पूछेगा डिसएडवांटेज क्या है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण फायर प्रोड्यूस हो सकता है ना, घर में आग लग जाता है, आप सुने होइएगा ना, शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग गया, डिवाइस खराब हो गया, पूरा कंप्यूटर जल गया, या ऐसे बहुत सारा बर्बादी तबाही मचा सकता है शॉर्ट सर्किट। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई वायर जा रहा हो तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से पास होकर जब वायर आए तो दोनों आपस में पहले टच नहीं कर जाए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो इससे करंट जा रहा है और इससे करंट आ रहा है, देखिए इससे करंट जा रहा है और नीचे वाले से करंट आ रहा है, तो बीच में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को करंट देगा और करंट यहाँ पे यूज होने के बाद इससे पास कर जाएगा। अगर आप इस दोनों को डायरेक्ट टच कर दोगे तो रेसिस्टेंस दोनों के बीच में है नहीं, रेसिस्टेंस जब जीरो हो गया तो करंट इन्फिनिटी, और करंट जब इन्फिनिटी हो गया तो हीट इन्फिनिटी, हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो बोलता है कि जनरली ज़्यादातर जगह पे यही बोला जाता है कि जो शॉर्ट सर्किट है उसका डिसएडवांटेज ही होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि शॉर्ट सर्किट का हमको कोई ऐसा है जो एडवांटेज है क्या, बता के दिखाई, तो आप सोच में पड़ जाइएगा। तो मैं आपको एक एडवांटेज बता रहा हूँ शॉर्ट सर्किट का। जो आप लोग रोड पे जाते हैं और जो लोहा को ये लोग जो वर्कशॉप होता है ना, जो लोहा को वेल्डिंग करते रहते हैं ये लोग, तो वहाँ पे जो सर्किट है उसको आप ध्यान से अगर देखिएगा तो वो शॉर्ट सर्किट रहता है ना। वहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस को जीरो करके करंट का बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं ताकि हीट इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए कि लोहा को वहाँ पे क्या कर दे, मेल्ट कर दे। तो जो लोहा का बेल्डिंग होते रहता है ना, आप लोग देखे होंगे बहुत बार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होते रहता है ना।
तो वो शॉर्ट सर्किट ही रहता है वहाँ पे। तो शॉर्ट सर्किट का अगर आपसे एडवांटेज पूछेगा तो इंडस्ट्री में मेटल को गलाने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, दो मेटल को जोड़ने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट का यूज करते हैं। ऐसे उसका डिसएडवांटेज क्या है? उसका डिसएडवांटेज भी यही है कि शॉर्ट सर्किट में हीट इतना ज़्यादा हो जाता है कि सर्किट को ख़राब कर देता है, आग लगा सकता है ना, वो डिसएडवांटेज है इसका। तो आप इसका एडवांटेज भी देख लिए और इसका डिसएडवांटेज भी देख लिए। एक छोटा सा पॉइंट हम लोग और देख रहे हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग को देखना है अमीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में। तो सर्किट में अमीटर को कैसे दिखाते हैं? अमीटर को दिखाते हैं ऐसे, ए लिखा रहेगा और उसको गोल किया हुआ रहेगा। उसी तरीके से वोल्ट मीटर को कैसे दिखाते हैं? भी लिख के उसको गोल किए रहते हैं। तो ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। अमीटर से हम लोग किस चीज़ को मेजर करते हैं? तो अमीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। आई का मतलब करंट होता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, है ना, आप लोग समझेंगे। उसी तरीके से वोल्ट मीटर से आप क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में, उसी तरीके से आपसे पूछेगा वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में, या दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग अमीटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट में ले रहा हूँ। चलिए, एक रेसिस्टेंस है और एक यहाँ पे क्या है, हमने बैटरी कनेक्ट कर रखा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल है, और ये क्या है? एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस यहाँ पे आर है और करंट कहाँ से पास करता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ से करंट पास किया, उसका नाम हम लोग रखे आई। यहाँ से एक ही पाथ है तो आई वापस। अब जो करंट है उसका वैल्यू आपको मेजर करना है। तो आप क्या लोगे? वोल्ट मीटर लोगे कि अमीटर? तो हम लोग अमीटर लेंगे, क्योंकि हमको क्या मेजर करना है? हम लोग को मेजर करना है करंट का वैल्यू। तो अमीटर से जब तक करंट पास नहीं करेगा तब तक अमीटर उसका वैल्यू मेजर नहीं कर सकती है। तो हम लोग सर्किट में अमीटर कैसे लगाते हैं? तो देखिए सर्किट में कैसे अमीटर लगाते हैं। अगर यहाँ पे आप अमीटर लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको ना, आप अमीटर क्या किए, सर्किट को थोड़ा सा खोले यहाँ पे और यहाँ पे अमीटर डाले और ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब जो करंट आई है वो पास कर रहा है अमीटर से, और अमीटर उसका रीडिंग आपको दिखा देगा कितना करंट है ना। जो भी करंट का वैल्यू होगा अमीटर उसको दिखा देगा। तो देखिए अमीटर यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है कि पैरेलल में? तो जब करंट का एक ही पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है पास करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज में कनेक्शन है ना। तो यहाँ पे अमीटर का क्या चीज में कनेक्शन है? सीरीज में है। तो पूछेगा आपसे क्या सीरीज में अमीटर को कनेक्ट करके करंट का वैल्यू मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, एकदम सत्य वचन है ना। करंट का वैल्यू मेजर करना है तो अमीटर को कैसे लगाते हैं? सीरीज में। अब दिक्कत है कि अगर अमीटर को पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या परेशानी है? क्या उससे करंट मेजर नहीं होगा? क्या अमीटर जल जाएगा? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर अमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल तो क्या अमीटर खराब हो जाएगा, गलत रीडिंग देगा, काम नहीं करेगा, कोई रीडिंग नहीं देगा, जीरो रीडिंग देगा? तो हम लोग देखते हैं। तो तत्काल एक बात तो हम लोग को समझ में आ गया कि अमीटर को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आपका जो रीडिंग है एकदम सही आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करके देख रहा हूँ। चलिए फिर से एक सर्किट बना लेते वही वाला। ये रेसिस्टेंस है, बैटरी प्लस माइनस करंट। अब क्या करना है हम लोग को? पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो चलिए पैरेलल में अमीटर को कनेक्ट कर लिए हम लोग यहाँ पे। अब जहाँ चाहो पैरेलल कर सकते हो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, है ना। अब देखिए करंट यहाँ से कितना फ्लो किया? आई। यहाँ तक एक ही रास्ता है, यहाँ तक एक ही रास्ता है, तो यहाँ तक करंट फ्लो किया आई। अब यहाँ पे करंट जब आगे बढ़ेगा तो करंट को बढ़ने के लिए दो पाथ है, ये इधर से भी जा सकता है और एक इधर से भी जा सकता है। तो मान लो अगर करंट है 4 एम्पियर, कुछ इधर से पास कर गया, कुछ इधर से पास कर गया, तो मैं बोल देता हूँ इधर से I1 पास कर गया, इधर से I2 पास कर गया। तो अमीटर उसी करंट को मेजर करता है जो उसके अंदर से पास करे, और हमें मेजर करना था I करंट को, ना कि हमको मेजर करना I1 और I2, नहीं, हमें मेजर करना है सर्किट का करंट I, है ना। तो जब आप अमीटर को पैरेलल कनेक्शन में करोगे तो अमीटर वैल्यू बताएगा करंट का, लेकिन वो उस करंट का वैल्यू बताएगा जो उसके अंदर से पास कर रहा है। ये उस करंट का वैल्यू नहीं बताएगा जिसको आप मेजर करना चाह रहे थे। तो आपसे पूछेगा कि जब अमीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो करंट का वैल्यू बताएगा कि नहीं? बिल्कुल बताएगा। बोलता है क्या वो रीडिंग सही है? बोलता है नहीं, रीडिंग सही नहीं है, वो अमीटर उसी करंट का वैल्यू बता रहा है जो उसके अंदर से पास हो रहा है। तो यहाँ पे गलती क्या हो गया हम लोग से? गलती ये हो गया कि पैरेलल में जब आप अमीटर को लगाए तो करंट का एक वैल्यू उसके अंदर से पास किया और एक वैल्यू बगल के जो वायर है उससे पास कर गया। हम लोग समझ चुके हैं कि पैरेलल में जब अमीटर को जोड़ते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये बात आप दूसरे को अच्छे से समझा दोगे और इसका आंसर भी आप लोग अच्छे से कर लोगे। अब हम लोग को देखना है क्या, वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में, क्या दोनों में जोड़ सकते हैं। तो फिर से अब हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा? वोल्टेज के बारे में। चलिए
तो एक सर्किट यहाँ पे फिर से, और सही मायने में अगर बात किया जाए तो वोल्ट मीटर बताता है दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जैसे मैंने आपको जब बैटरी का एक एग्जांपल दिया था, बैटरी पे अगर लिखा हुआ 1.2 वोल्ट, कहने का मतलब बैटरी के ऊपर वाले और नीचे वाले टर्मिनल के बीच में 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर आप लोग को वोल्टेज मेजर करना है तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ और यहाँ के बीच में कितना पोटेंशियल है ना। जब भी हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं तो किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के आजू बाजू मेजर करते हैं, चाहे वो बैटरी हो, चाहे रेसिस्टेंस हो, कोई बल्ब हो, है ना। आप अगर यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल मेजर कीजिएगा तो वो जीरो वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि इस दोनों के बीच में रेसिस्टेंस का कोई खास वैल्यू नहीं है, वोल्टेज का कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो जब भी हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं वो किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के आजू बाजू मेजर करते हैं जिसमें रेसिस्टेंस का कुछ ऑप्टिमम वैल्यू हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, रेसिस्टेंस के आजू बाजू क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है। तो हम लोग देखते हैं कि सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में। तो पहला कनेक्शन हम लोग दे रहा है पैरेलल में, देखिए यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर लगा दिए बीच में, और इस कनेक्शन को आप सीरीज बोलेंगे कि पैरेलल, आप इस कनेक्शन को पैरेलल बोलेंगे, है ना। सीरीज में जब लगाते हैं तो उसमें एक ही केबल डालना पड़ता है, एक लाइन में होता है ना। ये देखिए ये दोनों का दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो दो कंपोनेंट का दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है तो पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। अब देखिए हम लोग जब डिराइव किए थे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो उस समय हम क्या बताए थे आप लोग को कि वोल्टेज जिस भी दो पॉइंट के बीच में अगर वो पैरेलल कनेक्शन हो तो वोल्टेज चेंज नहीं होता है, याद है आप लोग को। तो देखिए ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा, इसको जितना वोल्टेज का सप्लाई मिलेगा, इसको भी उतना ही वोल्टेज का सप्लाई मिलेगा। याद रखेंगे, है ना, जो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर दो कंपोनेंट, दो डिवाइस अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो दोनों का जो वोल्टेज का जो दोनों को जो वोल्टेज मिल रहा है वो दोनों को बराबर वोल्टेज मिलेगा, है ना। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे तो आप पीछे का स्लाइड्स जो हम लोग फार्मूला डिराइव किए हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल और रेसिस्टेंस इन सीरीज, वो दोनों आप देख के आइए, ठीक है। तो दोनों पैरेलल कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है, इसलिए जितना वोल्टेज इसको मिल रहा है, जितना वोल्टेज इसके आजू बाजू है, उतना ही वोल्टेज इसके आजू बाजू क्रिएट होगा और ये उसको मेजर कर लेगा और आपको वोल्टेज का सही वैल्यू बता देगा। अगर आप इसी को कैसे लगाते, अगर आप इसको लगाते सीरीज कॉम्बिनेशन में तो देखिए क्या होता, चलिए, है ना, वोल्ट मीटर को हम लोग लगा दिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब आपसे पूछेगा कि गलत रीडिंग देगा, जीरो रीडिंग देगा, क्या करेगा। तो अमीटर को आप गलत कॉम्बिनेशन में लगाए थे, अमीटर को आप गलती से पैरेलल में जोड़िएगा तो वो रीडिंग बताएगा लेकिन गलत रीडिंग बताएगा। लेकिन वोल्ट मीटर को अगर आप सीरीज में जोड़िएगा तो रीडिंग ही नहीं बताएगा। वोल्ट मीटर क्या बताता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। और इसको कहाँ कहाँ के बीच से जोड़े हैं, यहाँ और यहाँ के बीच से, और इस दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है जिसमें रेसिस्टेंस का कुछ ऑप्टिमम वैल्यू हो। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देने जा रहा है, आपको जीरो रीडिंग देने जा रहा है ना। तो अमीटर को आप हमेशा कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर को आप हमेशा कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। अमीटर को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, रीडिंग बताएगा लेकिन रीडिंग गलती बताएगा। वोल्ट मीटर को अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तो वो रीडिंग बताएगा ही नहीं। तो ये चारों बात का आप ख्याल रखिएगा, है ना, सब में थोड़ा सा बारीक बारीक सा फर्क है। तो ये था कि आप अमीटर और वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट था वो सब मैंने कवर करने का कोशिश किया है ना। और जो भी आपको डाउट होगा वो डाउट मेरे से आप फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।